दोस्तों नमस्ते। 76 स्ट्रेटेजी के चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप 76 स्ट्रेटेजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज हम करेंगे तीसरी कहानी। इससे पहले दो कहानी हो चुकी हैं, जिसमें पहली कहानी है टोकरी भर मिट्टी, जिसमें 21 कहानियों का सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें बताया गया है और किस कहानी संग्रह में संकलित है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। दूसरा, उसमें जितने भी कहानीकार हैं उनका जन्म प्रकाश के आधार पर प्रकाशन वर्ष उस वीडियो में है, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आपका क्रम उनसे बना रहे। दूसरी कहानी बंग महिला की है, धुलाई वाली। और तीसरी आज करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु लाल पान की बेगम की कहानी। फणीश्वर रेणु का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था और इसका जो प्रकाशन था 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो ये कहानी है फणीश्वर नाथ की। इसके में जो कहानी है, प्रथम प्रकाशन जो प्रकाशन हुआ था कहानी पत्रिका में जनवरी 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस कौन सी पत्रिका में? सरस्वती में 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जो इस कहानी का संग्रह है, यह किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? तो ठुमरी। और ठुमरी का प्रकाशन वर्ष है 1959। इस कहानी में कितनी कहानी संग्रहित है? तो इसमें कहानी है रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, तीसरी कसम, उप मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम और तीन बंदियां। इसकी जो विषय वस्तु है, इस कहानी की विषय वस्तु एक आंचलिक पृष्ठभूमि में एक स्त्री के आत्मा विज्ञान की आकांक्षा की अभिव्यक्ति की गई है, जिसमें बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई ये कहानी बिरजू की मां के रूप में एक अलग व सशक्त स्त्री को पेश करती है। और ये क्या है? इसमें ये एक आंचलिक कथा है और इसमें लोगों के ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद के जीवन का वर्णन है। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। बिरजू की मां नाच देखना नहीं जाएगी क्या? बिरजू की मां शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुड़ रही थी और अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू बिरजू की उम्र कितनी है? 7 साल की। तो ऐसे फैक्ट आ रहे, ये नोट्स बनाते हैं आप। चलिए, बिरजू की एज कितनी हो गई यहाँ पे? 7 साल। तो एज से संबंधित क्वेश्चन है, पहला ही इंपॉर्टेंट है। बिरजू की उम्र 7 साल है। बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर पर चुड़ैल मंडरा रही थी। दूसरा पात्र है चंपिया, जिस पर क्या करिए? चुड़ैल मंडरा रही। आने आंगन धूप रहते जो गई सहुआन की दुकान छोआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। यानी कि एक सहुआन की दुकान है जिस पर वे गुड़ लाने गई है, तो अभी तक नहीं लौटी है। कौन? चंपिया। दिया बाती की बेला हो गई है, दिया बाती का समय हो गया है। आए आज लौट के जरा। बगड़ बकरे की देह में कुकर माची लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गांच बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ठेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी बुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे न पीछे पग या न हो तब न फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धस गई और बिरजू के माँ ने हाथ के ठेले को पास ही फेंक दिया। बेचारा बागड़ को कुकर माछी परेशान कर रही थी। आ हा आए अर आए। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भी भगा दे। यानी कि जिस डंडे ने बागड़ को मारा था, उसी डंडे को वो बिरजू की माँ बिरजू को मारना चाह रही है कि इसे बिरजू के इसी डंडे से मारकर इसका बिरजू का भूत भगा दे।
किंतु नीम के पास पड़ी खड़ी पनभरणियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया। तुझे बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी बुआ नीम के पास झुकी, कमर से घड़ा उतारकर पानी भर लौटी पन भरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो, इस बिरजू की माँ को 4 मन पाट जूट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाँव नहीं पड़ते। निसाफ करो, खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है कि हाँ, इस बार बिरजू के पप्पा ने कहा है, मैं बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। तो अब ये किसे कह रही है? ये मखनी बुआ कह रही है बिरजू की माँ को कि 8 दिन पहले से ही इसने मेले उसमें जाकर बलरामपुर में नाच दिखाने की गली गली में खुद ने ही बताया। बैल अब अपने घर हैं तो 1000 गाड़ी मांगनी मिल जाएगी, सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ओन पौन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी बुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़ कर ऐठती हुई बोली निकाली, अरे हाँ हाँ, बिरजू की मैं या के आगे नात और पीछे पगैया ना हो, तब ना। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। अब जंगी की पतोहू, इसमें देखिए पात्रों के नाम नहीं दिए, इन्हें इसी नाम से संबोधित किया गया है। जैसे बिरजू की माँ को बिरजू के नाम से, और जंगी की पतोहू को कौन बुलाती? बिरजू की माँ। वह जरा गला खोलकर ही कहती है, हुआ आ सर्वे, शीतल मिट्टी सर्वेट सेंटलमैन के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भट्टा की भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंकपाट होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नात और पीछे सैकड़ों पगैया झूमती। जंगी की पतोहू मुंह जोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए गोने की नई बहू को आकर आई हुए, और सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सांसों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, कौन सी टोली का नाम आया था? कुर्मा टोली, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी किलासी है, और उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का नामी लठैत है। तो कुर्मा टोली का नामी लठैत कौन है? जंगी दागी चोर है, और किलासी जो है कुर्मा टोली का लठैत है, इसलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती जंगी की पतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दन दनाती हुई आई थी। बिरजू के माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन मसोस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ठेला फेंके? जीव के झाल को गले में उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूर मरोड़ चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठेठर बैस्कोफ का गीत गाने वाली पुत्रियां पतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे ने मुरलिया सीख रही होगी। हर जाई अरे चंपिया चंपिया। जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोले, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भगभग कर जलती है। भगभग कर बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। हुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भग भग बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनहारी औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुक भुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले
जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और चलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलियान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे जो लाइन दी गई है एक कथन है। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोआ गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती हो ए सौयान, जल्दी से सौदा नहीं देती। ए सव्यान जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी। एक सव्यान की दुकान पर मोती झरते हैं तो जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी, बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी। हर जाई जो फिर कभी बाजे ने मुरलिया गाते सुना, चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। इम्पोर्टेंट है। बिरजू के माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की कि उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरगंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरगंद के बदले ए मैया एक अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तैलहटी फैलाई, देना मैया एक रत्ती भर। इम्पोर्टेंट कथन है। एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंकाती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। तो बिरजू की माँ ने उबले शकरगंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। तो ये कथन किसका है? चंपिया की माँ का, कि बैठ के छिलके उतार नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है, और इसमें चंपिया की उम्र कितनी है? 10 साल। और बिरजू की कितनी थी? 7 साल। बिरजू की 7 साल। तो ये कूट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से उम्र के हिसाब से, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झंझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियां देगी। पांव फैला के क्यों बैठी है इस तरह बेलज्जी? चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छील लूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई थी, फिर लौट आने का नाम नहीं। जा जल्दी जा। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गया। दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया की बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोली। अब एक टोली का नाम था कुरमा टोली, अब दूसरी टोली का नाम है कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मल दहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। तीसरी टोली का नाम है मल दहिया की टोली। पहली कौन सी होगी? कुरमा टोली, दूसरी कोयरी टोली, तीसरी है मलदहिया की टोली। अब बिरजू की जो पापा हैं, बप्पा हैं, वो किसकी गाड़ी मांगने जाने? मलदहिया की टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेने जा रहे हैं। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मांगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं, तो मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा? न 3 में न 13 में क्या होगा शकरकंद छील कर रख दे उठा के। यह मर्द नाच नचा दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी।
बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दिदिया, मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। इम्पोर्टेंट, यह कथन किसका है पूछा जा सकता है। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया कि मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं, पूरे तौर पे है। मंडैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकोड़ी कसाई के हवाले करती हूँ। राकस तुझे हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया, बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनर टुनर, मुझे जरा नहीं सुनाता। टुनर टुनर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। ये होगी चौथी टोली का नाम। झुनर झुनर बैलों की झुमकी तुमने सुनी? बेसी बकबक मत करो, बगड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया, डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आए तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं। मुझे जगाइए मत, कोई मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के ओसारे में बिरजू ने फिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा क्या? चटाई पर कतरी ओढ़कर बैठी हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारे। बिरजू ने बहन की कतरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मिक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे। गांव में एक पंछी भी नहीं, सब चले गए। कौन कह रहा? बिरजू कह रहा अपनी बहन चंपिया से। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। साझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा और बैलगाड़ी पर चढ़कर चलेंगे। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। यानी कि चंपा की माँ ने जो है 1 महीने पहले ही प्रोग्राम बना रखा था कि बलरामपुर जाएंगे और नाच देख आएंगे, वो भी किस पर? गाड़ी पर बैठकर। अब बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैंगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा। जल्दी से गाड़ी लेकर पप्पा को भेज दो जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा? आपने जानते हो कि उसने किसी देवी देवता पितर की मान मनोती बाकी नहीं। तो इसमें किस का नाम हुआ? भोले बाबा का। देवी देवता में किसका नाम आया? भोले बाबा का। किस कहानी में आया? लाल पान की बेगम में। देवी देवताओं का जिक्र भी हुआ इसमें। रखिए, सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनोतियां की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा। कि दूसरे किसकी मनोती आई? महावीर बाबा की मनोती दूनी करके चढ़ाऊं बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पतों की बातें चुभती है। भग भग बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पतों जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खोखियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा। पर तोल के ओजन हुआ भगत के यहाँ। तो यानी कि उसे कितने मन का भरोसा था कि 15 का होना चाहिए, और 15 की जगह कितना हुआ? 10। इम्पोर्टेंट है, कितने मन पाठ होना चाहिए, पाठ होगा तो 15 और 10 का इसमें जिक्र हुआ है। इसमें जलने की बात है क्या भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो।
सो गांव की किसी पुत खोखी का भातार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह घुमड़ते हुए रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है। उता जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि चंप्या बिरजू सो गए। वो कह रही चंप्या बिरजू सो गए क्या? यहाँ आ जा बिरजू अंदर। तू भी आ चंप्या। भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंप्या अंदर चली गई। डिबरी बुझा दो। बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खप्पची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंजा न देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी। बिरजू की माँ मजूरी अच्छी जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब सोच समझ के छोड़ दो। जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा? जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है और चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। कोलू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर नहीं दी उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर भारी भार बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लौट देखने के भी नहीं दिया आंख से। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंडोरा पिटने लगा। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ भी आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुसमय में उसके मुंह से निकली थी। भगवान जाने फिर आज सुबह दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सुबह से दोपहर तक उसने कितनी बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा की थी? तो 18 बार। वेरी इंपॉर्टेंट। लो खूब देखो नाच। कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भारे पानी भरने के लिए जब जाएगी पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती आएंगी हंसती जाएंगी। सभी जलते हैं उससे। भगवान दाढ़ी जार भी दो। बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घर वाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है। किसी के पास एक घूंट जमीन भी अपने इस गांव में जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अगहनी लोगों की भीख ढीठ से बचे तब क्या। इम्पोर्टेंट। कितने बीघे में धान लगा हुआ? 3 बीघे में। 12 बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। कितने बैलों की घंटियां? इम्पोर्टेंट है। 3 सतर्क हो गए, उत्कंठ होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है क्यों री चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, हूँ। चुप बिरजू की माँ ने फिसफिसाकर कहा। शायद गाड़ी भी है और घड़घड़ाती है न। हूँ। दोनों ने फिर हुंकार भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो। आ चंपी, भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह होले होले पांव से टट्टी के छेद से झाँक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया है, बाहर से पुकार कर कहा। उसके बाप ने बैलों को घास दे दे चंपिया।
अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू बेटा, ब्रजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि किसका जवाब दूं। नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया उठती क्यों नहीं? ले धान की 25 रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम के घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। ये इम्पोर्टेंट है। किसकी गाड़ी लेने गई है? बलरामपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से शाही हाकिम साहब को लाने गई। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी में खोते अपने खेत का। हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियां। मलदैया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, 25 तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्खड़ है तू रे? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे हैं? क्या हुआ, डांटती क्यों हो? नमवान के पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं? यानी कि नई फसल को आने से पहले ही से झूठा कर दिया। अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिराई चुरमुन है। यह लोग दोनों के मुंह में नमवान के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है न दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मांगने नहीं मिलेगी भला? गाड़ी वालों को भी कभी कभी बैल की जरूरत होगी। पूछेगा तब कोयरी टोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? इम्पोर्टेंट है। किसने कहा ये? बिरजू के बाप ने। अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ने होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकारी गुस्सा हो रही थी न। चंपी जरा दहल सर में खड़ी होकर मखनी बुआ को आवाज दे दो। ए फुआ, ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ क्यों गुहारती है? सारे टोले में बसकर एक फुआ ही तो बिना नाक पगहिया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या नाथ पगिया वाले को? आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ खाकती खांसती आई। इसी के घड़ी फेर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या। कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है ही नहीं। एक बागड़ और कुछ बर्तन बासन, तो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आइयो न फुआ। फुआ, तुमको तम्बाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोलकर तम्बाकू का अंदाजा किया। ओहो, हाथ खोलकर तम्बाकू रखा। बिरजू की माँ ने एक और एक वह सहुयान।
राम कहो उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख ली कर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। तो किसकी तंबाकू थी? गुलाब बाग मेले में मटर भर तंबाकू रख के चली गई और बोल दिया कि डिब्बी भरी हुई है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठट्ठा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को। चंपिया बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो, मैया खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के मुंह नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ही बिरजू के टूटे दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया, हा हा। सभी फिर ठट्ठा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनुआ गुड़ है, आधा दूं बुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी। जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। ओ, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे क्या? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मांग टीका पहना। आज पहली बार बिरजू के बप्पा को हो क्या गया, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की बेगम। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चूं चूं करके घर घराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो न, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन रोट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था और बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे टीसन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, साड़ी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आ जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आ जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर था। उसकी बहू भी नहीं रह गई, गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई हैं सब आ जाए जल्दी। जंगी की पतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा का पतोहू को? सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा और उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गोना 3 ही मास पहले हुआ है। गोने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गोने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, सिमरा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। तो ये कौन सा स्कूल है? सिमरा का, इम्पोर्टेंट है। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की, खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झड़ी में कहीं दूधी की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पतोहू, ये चारों ही गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती है। तो बैस्कोप का गीत कौन गाना जानती है? इम्पोर्टेंट है।
चंपिया, सुनरी, लरेना बीवी और जंगी की पतोह। इंपोर्टेंट है वेरी। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच कर गई, चारों ओर गोने की साड़ी की खसखसाट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे का मांग टीका भी चांदनी की छिटकती है। अच्छा, अब एक बैस्कोप का गीत गा तो चंपिया। बैस्कोप का गीत कौन गाती है? चंपिया। इम्पोर्टेंट है। जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी है। दोनों पतोहों ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खकार कर गला साफ किया। तो यही यहाँ तक कहानी थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये कहानी पूरी हुई। अब इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। अब लाल पान की बेगम अनीश्वरनाथ रैनू की कहानी है। इसमें है महत्वपूर्ण तथ्य। ये मैंने दृष्टि की बुक से लिए हैं। यहाँ पे दृष्टि के जो चतुर्थ संस्करण है इसमें महत्वपूर्ण तथ्य और मैटर अच्छा दिया हुआ, तो उसके पेज यहाँ पे रख दिया है। स्टार्ट करते हैं। लाल पान की बेगम के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रैनू। प्रथम कहानी पत्रिका में जनवरी 1957 में प्रकाशित हुई। संग्रह है ठुमरी। ठुमरी का प्रकाशन 1959 में। और इसमें कितनी कहानियां संग्रहित है? रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, तीसरी कसम, उप मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम और 3 बिंदिया, यानी कि इसमें 9 कहानियां संग्रहित हैं। नेक्स्ट है विषय वस्तु। किस विषय वस्तु पर आधारित ये कहानी है? तो यह है आंचलिक पृष्ठभूमि में एक स्त्री के आत्माभिमान की आकांक्षा की अभिव्यक्ति का वर्णन किया गया है। बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई यह कहानी बिरजू की माँ के रूप में एक अलग व सशक्त स्त्री को पेश करती है। यानी कि जो बिरजू की माँ है उसका मन है कि बैलगाड़ी पर बैठकर वह नाच गाना देखने जाए बलरामपुर में। यह एक आंचलिक कथा है और गांव के लोगों के आपसी ईर्षा, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद की जीवंत वानगी है। इनमें प्रमुख टोलियों का वर्णन हुआ है। नंबर 1 कुर्मा टोली, दूसरी है भगवान टोला, तीसरी है कोयरी टोली और चौथी है मलदहिला टोली। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। किन किन स्थानों का इसमें उल्लेख हुआ? सिमरा के सरकारी स्कूल पूप का, गुलाब बाग मेले का और मोहनपुर होटल बगला का। पात्र कौन कौन है? मुख्य पात्र में बिरजू की माँ जो लाल पान की बेगम, बलरामपुर का नाच देखने जाने को इच्छुक है, महावीर जी की रोटी की मनौती बाकी है, रोट की मनौती बाकी है। बिरजू की माँ ने मनौती मांगी थी तो महावीर की रोट की मनौती उसकी बाकी रह गई। स्वाभिमानी है, जंगी की पतोह है जो राधे की बेटी सुनरी लरेना की बीवी को अपनी गाड़ी में बिठाती है नाच देखने जाने के लिए। बिरजू के बप्पा है, यानी कि बिरजू के पिता हैं, सर सेटलमेंट में 5 बीघा जमीन हासिल की। किसने? बिरजू के बप्पा ने। बिरजू की माँ को बैलगाड़ी पर नाच दिखाने ले जाने का वादा करता है। मलदहिया टोली के मियाँ जान से गाड़ी लेकर आता है। बिरजू का ब्रजमोहन है जो इमली पर रहने वाले जिन बाबा को बैंगन कबूला हुआ दिया और नाच देखने की मनौती करता है। यह एक 7 वर्षीय बच्चा है। कौन? बिरजू। चंपिया है जो बिरजू की बहन है, बाइस्कोप का गाना सीखने में रुचि रखती है, बाजे ने मुरलिया गीत गाती है। तो बाजे ने मुरलिया गीत कौन गाता है? चंपिया गाता है। गौन पात्र में है जंगी की पतोह है जो रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, बिरजू की माँ से नहीं डरती। कुर्मा टोली है, ससुर है चोर और पति है डकैत। किसके? जंगी की पतोह के। मुंहजोर है और लड़ाकू है। मखनी बुआ है जो तंबाकू की शौकीन है, बिरजू के घर रखवाली के लिए रुकती है। बाबू साहब है जो एक जमींदार है। तो ये इसके प्रमुख पात्र थे। अब इनमें प्रमुख उदाहरण दिए गए। इस कहानी में कौन कौन से प्रमुख उदाहरण आए ये देखते हैं। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। किसी को भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया तो उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा। तो ये कौन कहती है? ये कहती है जंगी।
ये कहती है बिरजू की माँ। बिरजू की माँ क्या कहती है कि पहले से किसी भी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए, और किसी को भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया तो उससे पहले भगवान से पूछना है कि यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा। चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती, दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग कर जलती है। ये कौन कह रही है? जंगे की पतंग। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा? जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। किसका? बिरजू की माँ का। भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा? शौक मौज दिया उसके मर्द ने। कोलू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ, कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर नहीं दी उसके कसम ने। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1.5 पैर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। ये जो गेहूं की बालियां कौन लाया था? ये बिरजू का पप्पा गेहूं की बालियों को लेकर आए थे। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ। बिरजू के पप्पा कहते हैं नाच अभी शुरू नहीं हुआ, अभी भी बलरामपुर के बाबू की कंपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी में खोस दे अपने खेत का। अपने खेत का उलझती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगे। ये कथन किसका है? बिरजू के पप्पा का। कि अभी बिरजू की माँ पूछ रही है कि क्या धान पक गए, तो वह कहते हैं नहीं, अभी 10 दिन अगन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियां। मलदैया टोली पर जा रहा था अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, 25 जोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की सी डांट दी। कैसा लुक्खड़ है रे तू रे, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे? बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। दोनों पतोहू कौन? जिन्हें बिरजू की माँ अपनी गाड़ी में बिठाकर नाच देखने ले जा रही थी। बिरजू की माँ बेगम है जो लाल पान की बेगम है। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच की लाल पान की बेगम है। तो ये थे महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण पात्र। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन